27 में वो ये कहता है एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइंड टू फॉर्म गैस एक्स बाई टू, व्हाट आर एक्स एंड वाई। तो गैस इज बीइंग फॉर्म एक्स बाई टू के हिसाब से, और एक हिंट उन्होंने दे दिया कि गैस बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैल्शियम क्लोरीन देखें तो कैल्शियम क्लोरीन बेसिकली बनाएंगे CaCl2, ठीक है जी। लेकिन CaCl2 सॉल्ट होता है, और सॉल्ट गैस नहीं होता, सॉल्ट में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। आयोनिक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई गैस होगी, ये बेसिकली एक अदर क्या कहते हैं सॉलिड होगा, तो ये इसलिए इनकरेक्ट होगा। देन आ जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन अगर बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाएंगे मीथेन CH4, जो कि गिवन फॉर्मूला पे x/2 पे फिट ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी गलत है। कार्बन ऑक्सीजन, हाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं जो कि गैस होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही लग रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएंगे तो वो बनाएंगे लिक्विड या स्टीम, अगर वो दोनों चीजें देखें फॉर्मूला पर फिट ही नहीं। ठीक है जी, 26 पे आते हैं। तो वो कहते हैं दी फॉर्मूला फॉर चाइना क्ले वाज शोन इन द ओल्ड बुक एज Al2O3.2SiO2.2H2O, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज शोन इन अ मॉडर्न बुक, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है Al2OHX SI2OY, ठीक है। व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन वन, एक्स और वाई की बेसिक वैल्यूज आपको। तो अब हम क्या इसमें हम क्या कहते हैं ऑब्टेन करना चाहते हैं, या हम किस तरह से इसे करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं, तो इसको हम मिलके कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचे फिर मैं करवाता हूँ। ओके, तो अब देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। सबसे ज्यादा सिंपल और रैशनल अप्रोच ये हो सकती है कि मैं लेट से फाइंड आउट करना चाहता हूँ एक्स और वाई, ठीक है। उसने कहा कि भाई एक्स और वाई को बता दें, तो एक्स यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ का कॉमन मल्टीपल है, वाई यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ का कॉमन मल्टीपल है। तो एक्स या हाइड्रोजन एक ऐसा नंबर हो सकता है जो कि बड़े आराम से आइडेंटिफाई हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तो क्या कहते हैं मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन दो जगह में नजर आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले हम हाइड्रोजन देखते हैं, ओरिजिनल फॉर्मूला में कोड बुक में कितने हाइड्रोजन थे। तो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ये है। तो अगर आप गौर करें तो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स एक्स को यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स को यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे 2 होगा तो हाइड्रोजन तो कभी भी 4 नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी और डी में से कोई करेक्ट है, ठीक है भाई। अब आते हैं कि ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, तो फिगर आउट कर लें ऑक्सीजन वहां पे कितने। अगर आपने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है कि यहाँ पे ये 4 है, अब आपको टोटल ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे वाई जो लिखा हुआ है वो कितने बनाने हैं। तो ओरिजिनल फॉर्मूला में देखिए काउंट करते हैं ऑक्सीजन कितने, 3 यहाँ पे, ठीक है, और 4 यहाँ पे, दैट मेक्स 3 + 4, देन यहाँ पे 2, ठीक है जी। तो दैट मेक्स 3 + 2 5 + 4 9, ठीक है। तो 9 चाहिए हमें, जिसमें से आउट ऑफ 9 4 ऑलरेडी यहाँ है, दैट मीन्स यहाँ कितने होने चाहिए, तो 5 होने चाहिए। तो दैट मेक्स डी, ठीक है। ये बताइए बात समझ में 25 पे चलते हैं। दी सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स फॉर सम एलिमेंट्स आर शोन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओके। विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर अ कंपाउंड कंटेनिंग सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सिलिकॉन के लास्ट शेल में देर आर 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स सिलिकॉन कैन बॉन्ड 4 टाइम्स विद समथिंग, या दूसरी चीजें आके अगर सिलिकॉन से कनेक्ट हो सकती हैं तो वो 4 हो सकती हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो अगर सिलिकॉन के साथ कुछ भी कनेक्टेड होगा तो वो 4 होगा, तो ये तो सिलिकॉन ही 4 हो गया, इनकरेक्ट है। ये सही लग रहा है, दैट इज ऐसा H4। यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है, 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 बाकी जगहों पे बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो 25 शुड बी डी।
24 पे आते हैं, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, एसिड बेस्ड रिएक्शन। एसिड बेस्ड रिएक्शन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि वाटर फॉर्मेशन में सॉल्ट वाटर। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपको आयंस नजर आ रहे हैं और NaCl का आयन बेसिकली नजर आ रहा है और सॉल्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ 2H पॉजिटिव है, O2 O-2 लिखा हुआ है तो H2O बन रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि NaCl, सॉरी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कहीं से अवेलेबल नहीं है, आइंस अवेलेबल। फिर आ जाते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H2O बन। तो अब जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कुछ बच्चों में कि सर आपने कहा सॉल्ट और वाटर बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन मैं कहूँ या ना कहूँ हमेशा यही होती है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो दो चॉइसेस बचती हैं, इट्स आइदर ए और इट्स आइदर डी, राइट। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl बना सकते हैं और NaCl भी बन रहा है हमारे पास, और H2O बन सकता है विद H पॉजिटिव एंड OH। तो इसमें से सही कौन सा। तो अब इसमें अगर हम सही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो ये हो सकता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्टेंट साइड में भी पॉजिटिव ही है और नेगेटिव ही है, प्रोडक्ट साइड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही है। दैट मींस Na पॉजिटिव ही रहना चाहिए अगर हम आयोनिक इक्वेशन लिखें, राइट। इसी तरह Cl नेगेटिव ही रहना चाहिए अगर हम आयोनिक इक्वेशन। दैट मींस ये कंबाइन करके दिखाना इज इनकरेक्ट, इनको सेपरेटेड दिखाना चाहिए था आयनिक फॉर्म में, तो इसलिए ए इनकरेक्ट कंसिडर किया जाए, डी करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि जब भी हम बात करेंगे, आप सिंपल टाइट्रेशन को लेके आए, तो सिंपल टाइट्रेशन में द ओनली प्रोडक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन इज वाटर। तो आप हमेशा उसी क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करेंगे जहां वाटर फॉर्मेशन होगा, थ्रू इट्स आइन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये जहन, ठीक है। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि सेपरेटेड आइंस उन्होंने मेंशन नहीं किए, साथ नहीं लिखना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था सेपरेटेड। और डी इसलिए करेक्ट है क्योंकि वहां पे वाटर। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहते हैं सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप, ठीक है। Relative atomic mass of oxygen is 16. What are the possible values of the relative molecular mass of different molecules of water formed by the combination of oxygen and hydrogen? ठीक है, देखिए आप वो कह रहे हैं कि वाटर बनाओ, उसके लिए ऑक्सीजन का तो मास फिक्स है 18, ऑक्सीजन का तो मास फिक्स ही है। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन का मास जो है वो क्या कहते हैं, देखा जाए तो एक जगह पे 1 है और एक जगह पे 2 है, तो वाटर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें हमारे पास MR18 हो या 19 हो या 20 हो। तो बड़े मजे की बात है, लेट से हम इसको पहले समझने के लिए सिर्फ ये सेलेक्ट कर लें हाइड्रोजन और ये सेलेक्ट कर लें ऑक्सीजन। तो अगर हम इससे मिलके पानी बनाएंगे, ठीक है, तो पानी का MR कितना होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स 1, ये हो गया हाइड्रोजन का MR। 16 टाइम्स 1 ये हो गया ऑक्सीजन का, तो आंसर आ गया 18, राइट। तो 18 हो सकता है। अच्छा, फिर ये कि अगर हम ये वाला हाइड्रोजन सेलेक्ट नहीं करें, ये वाला हाइड्रोजन सेलेक्ट करें तो क्या होगा, तो 2 टाइम्स 2 दैट्स गोइंग टू बी 4, 16 टाइम्स 1 दैट्स गोइंग टू बी 16, ये हो जाएगा 20, तो 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। फिर ये कि 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो अगर हम एक हाइड्रोजन उठा लें 1 वाला और एक हाइड्रोजन उठा लें 2 वाला, अब मास कितना होगा ऑक्सीजन का अपनी जगह पे, तो ये हो जाएगा 19, तो 19 भी हो सकता है, तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो डी शुड बी करेक्ट। अब आते सर ये हैं, सवाल समझ नहीं आया। ओके, देखिए उसने कहा कि वो वाटर बनाना चाह रहा है, वाटर बनाने के लिए उसके पास ऑक्सीजन तो एक ही तरह का अवेलेबल है, वो है 16, लेकिन जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसमें एक हाइड्रोजन है जिसका मास है 1 और दूसरा हाइड्रोजन है जिसका मास है 2। अब जब आप पानी बनाओगे
तो पानी बनाने के लिए आपके पास दो या तीन ऑप्शन ही बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये बनता है कि दो हाइड्रोजन जो आपको वाटर बनाने के लिए चाहिए वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन वन हो। इन दैट केस जो एम आर आएगा वो आएगा 18। ये समझ में आती है बात? जी सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन हम ये वाला सेलेक्ट कर लें। तो इस केस में हमारा एम आर कितना आएगा, 20 आएगा, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दो हाइड्रोजन चाहिए ना, एक ये सेलेक्ट कर जी लें सर। और एक ये सेलेक्ट कर लें। तो अब इसमें एम आर कितना होगा, दो हाइड्रोजन है, इसका वाले का पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है। तो हाइड्रोजन का एम आर 3 हो जाएगा टोटल, ऑक्सीजन का 16, तो 19 हो जाएगा। ये बताइए बेटा, ये समझ में आती है बात हो? सर, हाँ। आपकी आवाज कटती है मुस्तफा, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आप, इज दिस अंडरस्टूड, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है, थोड़ा सा जूम इन कर, ब्यूटेनॉल रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज कंबस्टेड इन एयर, ओके, एंड वाटर। तो हमें बताना है डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यूज क्या है। चलिए, ओके। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप एक काम करें। आप जो है ना, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन से शुरू करें। हाइड्रोकार्बन में उसने आपको कहा है कि ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल यानी कि इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ ऐसे, ये जनरल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल है ना। इसका मतलब है कि अगर हमने रखा हुआ है C4, तो एच को क्या होना चाहिए, राइट। तो इसको होना चाहिए है H9OH, 9। तो W तो 9 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड सी शुड बी देयर। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, तो XO2। अच्छा, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1, यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो, लेकिन हम बड़े आराम से हाइड्रोजन फिगर आउट कर चुके। अगर H यहाँ पे W के साथ 9 लिखा हुआ है तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, H9, इसके साथ अटैच्ड है OH, ठीक है, C4H9, ये फॉर्मूला वन। तो टोटल हाइड्रोजन होगा 10, राइट। तो यहाँ पे 10 होना चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 होने के लिए इसको 5 होना चाहिए, राइट। तो सी आंसर होना चाहिए। ये बताइए, बात समझ में आती है? अगर ये समझ में नहीं भी आती तो इसका ज्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है, तो मैंने बहुत टेक्निकल करके किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब एल्कोहल कराया था तो उसका जनरल फार्मूला एल्कीन का सबका कराया था। मैंने इसलिए आपके लिए कर दिया। आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो चारों ऑप्शन बारी बारी रख के देख लो, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है कि भाई व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम। फिगर आउट करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मास उन्होंने पूछा हमसे, तो फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू M अपॉन एम आर। 1, M अननोन, MR 12, तो 12 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 ग्राम बन जाएगा मास। इट शुड बी डी। 20 पे आते हैं। टू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ईच कंटेन द सेम परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इट फॉलोज दे हैव द सेम क्या, दो हाइड्रोकार्बन हैं डिफरेंट लेकिन हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास सेम। ओके, तो जब भी दो कंपाउंड में सेम परसेंटेज होती है, उनका क्या सेम होगा, तो आंसर इज उनका हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला तो पक्का पक्का सेम होगा, क्योंकि आपको याद होगा परसेंटेज एनालिसिस करने के बाद हम पहली चीज जो निकालते हैं वो इंपेरिकल फॉर्मूला ने, परसेंटेज को जहाँ पे डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, फिर एटॉमिक मास को हम डिवाइड करते हैं, जो रेशो आता है उसको सिंपलेस्ट से डिवाइड करते हैं, तो इट शुड बी ए। ठीक है, अच्छा ये बेसिक स्टोशियो आई थिंक यहाँ तक काफी है, हमने काफी तरह का डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं वो वाली स्टोशियो जिससे यूजुअली बच्चों को डर लगता है। यहाँ से शुरू, थोड़ा सा आप टाइम ले, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आप ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ आपको, 2 3 मिनट ले, देखें कितना होता है। ओके, तो लेट्स ट्राई क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तो आपको उन्होंने बड़े आराम से यार दे दिया है। ठीक है जी, अब इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज पता है क्या है, देखिए, चलिए आप मुझे आंसर बताएंगे, आप इससे कोई एक वॉलेंटियर, ताकि मैं आपको चैलेंज दूँ। A हाँ, 17.75। अच्छा, और कोई एक और बता दें। नो, नो वन। ओके चलिए, सबसे पहली चीज देखिए, इसमें उन्होंने आपके जज्बात के साथ और थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है, जिसको आपको बचना है, समझना है जिस चीज को। उन्होंने कहीं नहीं लिखा Cl2, उन्होंने ना बहुत होशियारी की है, उन्होंने लिखा है क्लोरीन पूरा। और ये वो करते हैं ताकि बच्चे को ये ना समझ में आए कि कुछ एटम्स होते हैं जो हमेशा डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक का मतलब जो हमेशा एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, उसमें क्लोरीन इंक्लूडेड है, उसमें सारी गैसेज इंक्लूडेड है, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये हमेशा डायटोमिक होते हैं, ये तो कभी अकेले होते ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि मास जब हम फाइंड आउट करेंगे, वो भी गैस की फॉर्म में, तो सवाल ही नहीं उठता एटम का होगा। पहली चीज, दूसरी चीज, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके, कोई टेंशन ही नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो हमें पीरियोडिक टेबल से वैसे मिल जाएगा। ये सिर्फ तंग करने के लिए लिखा है उसने। अब आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स है। मास हमें फाइंड आउट करना है, एम आर कितना होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन है Cl2, Cl नहीं है, Cl2 है, तो 35.5 टाइम्स 2, 2 इज इक्वल्स टू एम अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 71। 71 टाइम्स 2, 142 में। ये बताएं, बात समझ में आती। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, वो कहते हैं विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एम आर एंड विच कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज द ग्रेटेस्ट। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लें, हाईएस्ट आपको नजर आ रहा है एम आर, इसमें से, अच्छा,
ये मिसमैच है, मिसमैच इज इन अ वे, ऑप्शंस में ये है ही नहीं। चलिए काम करते हैं ना, क्वेश्चन अलग से कर लेते हैं। NH3 का MR निकालते हैं, तो 14 + 3, दैट्स गोइंग टू बी 17। N2H4 का MR निकाल लेते हैं, तो 28 + 4, 32 आ जाएगा। NH2OH का निकाल लेते हैं, तो 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 16। तो 16 + 14, 33। तो हाईएस्ट MR किसका है इसका? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का मास इसमें निकालें, उसको टोटल से डिवाइड करना है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी 3/17 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें हाइड्रोजन की होगी 4/32 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें हाइड्रोजन की कितनी है? 3/33 मल्टीप्लाइड बाय 100। जहाँ पे भी मैक्सिमम आ जाए, 3/17, 17.6% आ रहा है, और 4/32, 12.5% आ रहा है, 3/33, 9% आ रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसमें हमें हाईएस्ट MR नजर आ जाए 33, और परसेंटेज 17 यानी कि यहाँ कहीं लिखा हुआ होता है। तो ये बताइए दिस क्वेश्चन क्या? सर तो इसका आंसर होगा क्या एग्जैक्टली? यानी कि यहाँ कंपाउंड में उनको, ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत बनेगा। यानी कि यहाँ होना चाहिए था हाईएस्ट MR, ठीक है, और एक में होना चाहिए था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके हाईएस्ट MR में मतलब एक ऑप्शन होता 33 लेट से, और एक ऑप्शन होता 17.6, बाकी भी होते हैं। यानी कि लेट से फॉर एग्जाम्पल 32 और मे बी 17.6, मे बी 9, मे बी 17 और 9, समथिंग लाइक दैट, उसमें से आप फिर वो सेलेक्ट करो, ठीक है। ये आंसर का टेबल गलत इनसे प्रिंट होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये है मजे की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? अ चिकन एग हैज अ मास ऑफ 60 ग्राम, ठीक है। Eggshell is 10% of the total mass, ठीक है, ओके। Eggshell is made of calcium carbonate. What is the mass of calcium in the eggshell? तो सबसे पहली चीज तो 60 ग्राम्स में से एगशेल जो है, उन्होंने कहा कि 60 ग्राम्स उसका मास है एगशेल का, ठीक है, जिसकी कोई फायदा हमें नहीं है। लेकिन एगशेल का जो मास है वो 10% है, सिर्फ 60 ग्राम्स। तो सबसे पहली चीज तो एगशेल का मास निकाल लेते हैं हाथ से। 6%। वो हो जाएगा 6। 6%, बिल्कुल सही है। 6 ग्राम्स होना चाहिए ना, 6% क्यों होगा? जी। 60 का 10%, तो 6 ग्राम्स हो गया मास, ठीक है, मास। अच्छा, यूनिट्स अगर आप अपने सामने रखेंगे ना, बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपसे वही कहते हैं कि एग शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये जो आपने 6 ग्राम्स निकाला है, ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। दूसरी लर्निंग क्या है? कैन यू सी दी फॉर्मूला रिटन? आंसर इज नो। दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा, एनाइंस तो बहुत ही कम है आपके सिलेबस में, कैटाइंस तो फिर भी ज्यादा है, जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। एनाइंस आपको पता है कितने? हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बायकार्बन, बाकी और कोई एनाइन है नहीं सिलेबस। यानी कि हेलाइट बच्चों को लिखवा देते हैं कुछ टीचर, तो हेलाइट तो भाई पीरियोडिक टेबल में वैसे ही नजर आ जाते हैं, याद करने की क्या जरूरत है ना। तो ये तो अलग से मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो सबको पता होता है। तो अब अगर आप इनके चार्जेस याद रख लें, तो आप फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकेंगे। यानी कि सल्फेट और कार्बोनेट -2, एवरीवन एल्स इज -1। तो अगर हम लिख रहे हैं Na, फॉर एग्जाम्पल लेट से NO3, तो दोनों में 1:1 का रेशो होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं NaCO3, तो आपको पता है CO3 का चार्ज 2 है, तो सोडियम का चार्ज 2 आ जाए। दैट्स हाउ यू नो राइट दी फॉर्मूला। जी बताओ, ये बात समझ में आती है? ये सेकंड लर्निंग है इसको। इसीलिए मैं रिविजन जब भी कराता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं P1 कराऊँ, क्योंकि P1 इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है, P1 में इतने मसले मसाइल निकल आते हैं जो P2 में P4 में नहीं निकलते। एक ही सवाल से कई सारी चीजें निकल आती हैं। तो 6 ग्राम है CaCO3, ठीक है। अब आपसे वो क्या कहता है? वो आपसे कहता है मास ऑफ कैल्शियम बता दो।
ओके, तो CaCO3 में पहले तो फाइंड आउट करते हैं इसका MR। CaCO3 में कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन होता तो 16 है, टाइम्स 3 48, तो टोटल हो गया 100। इस 100 में कैल्शियम है 40, ठीक है भाई। 100 में कैल्शियम कितना है? 40। जबकि हमारे पास CaCO3 100 थोड़ी है, कितना है? 6 है, तो उसको बना लेते हैं X। ये है CaCO3, ये है Cl, रेशो प्रोपोर्शन से कर लेते हैं। तो 100x इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स 6, x इज इक्वल्स टू 40 टाइम्स 6 ओवर 100, तो 240 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4, ऑप्शन सी। ये बताएं, बात समझ में आती है? हेलो पीपल, ये बताएं, बात समझ में आती है? जी सर सर। एक जी सर। ये मैं सब लिख जो रहा हूँ, मैं आपको इसकी पिक्चर्स भेज दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट कि आप राइट नहीं कर पा रहे। मैं असल में चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहलू क्वेश्चन, तो ये तो मेरा ख्याल है अब आप सब कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट। 40 कार्बन है, 6.7 हाइड्रोजन है, 53.3 ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 40 डिवाइडेड बाय 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 6.7 डिवाइडेड बाय 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 53.3 डिवाइडेड बाय 16 एटॉमिक। तो 40 डिवाइडेड बाय 12 comes out to be 3.33, 6.7 ही रहेगा, 53.3 डिवाइडेड बाय 16 comes out to be 3.3, राइट। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो ये है, तो सब कुछ डिवाइड कर दें। ये गोइंग टू गेट दी सिंपलेस्ट रेशो, दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। अब वो आपसे कहता है कि मॉलिक्यूलर मास है 55 और 65 के कहीं बीच में, आप बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो जो बच्चा ए मार्क करेगा ना, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली आया आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ी आया। ठीक है भाई। अच्छा, रेशियो अगर ये है, तो रिगार्डलेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास दुनिया में जो भी हो, इसका एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो वो ये तो नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। अब अगर हम यहाँ आते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने से भी ये नहीं बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा H3O। तो इसकी कैलकुलेशन करे बगैर ही हम सी पे पहुंच सकते हैं, वरना लंबा काम हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले आप एम्पेरिकल मास निकाल लें। एम्पेरिकल मास वो होगा जो एम्पेरिकल फार्मूला से आएगा, CH2O। तो 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 प्लस 2 प्लस 16, दैट्स 14 प्लस 16 विच इज 30। फिर वो कहता है 55 और 65 के बीच में, तो इसका मतलब है 60 है, तो 60 अपॉन 30 2 होगा। तो CH2O के साथ 2 लगाते हैं, तो C2H4O, तो फिर भी सी बन रहा है, तो पहले भी तो सी बन रहा है। ये बताइए, बात समझ में? ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन 6। लेट्स सेट दिस अप। क्वेश्चन 6 में पहले तो मैं वेट करता हूँ आप क्या करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था परसेंटेज का काम, तो अब आप जरा मुझे बताएं कि इसमें से आपका करेक्ट आंसर। उन्होंने आपको फॉर्मूला मास तक दे दिया। नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, फॉस्फोरस 31 होता है, ऑक्सीजन तो सबको पता है 32 होता है।
क्या कहते हैं, हुआ या कर रहे हैं या नहीं हो रहा? कर रहे हैं सर। सर बी आ रहा है आंसर। डी बॉल या डी डॉक्टर? बी बॉल। डी बॉल। सर बी तो हो नहीं सकता। सर ए। चलो आप अपना बताओ, उसने अपना बताया, सब अपना अपना बताएंगे। एक सर ए। आया है बी, एक आया है ई। अब मुस्तफा तुम सी बता दो। मुस्तफा सी बता देता, मैं डी बता देता, तो चारों पूरे हो जाएंगे। आप ढूंढते हैं सही क्या होगा। तो सही है अमोनियम नाइट्रेट वाला इज NH4NO3, जिसका फार्मूला मास 80 है। ठीक है, ओके। और आपको फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कितना है। तो नाइट्रोजन 14 एंड 14 28 ओवर 80, 28 डिवाइडेड बाई 80, ये आ रहा है तकरीबन 35%। आ जाते हैं अमोनियम फॉस्फेट NH43PO4। तो इसमें NH43PO4 का जो टोटल MR है वो 149 है, इन्होंने दे दिया। नाइट्रोजन होगा 14 टाइम्स 3, 14 टाइम्स 3 कितना होता है 42। तो 42 अपॉन 149 अगर हम निकालें तो 28.1% है सेकेंड केस में। तो इसका मतलब है ए में ज्यादा था, बी तो नहीं हो सकता। ए जीत रहा है। तो सी और डी तो किसी ने बताया नहीं है, तो ए सही। अच्छा जी, relative molecular mass of compound is 166. What is the possible molecular formula for it? Okay, ये भी नहीं है। Sorry. तो relative molecular mass of a compound is 166. Molecular का mass जो है ना, उन्होंने आपसे पूछा 166। पॉसिबल फॉर्मूला बता दें। पता है क्या करना है, इसका एमआर निकालना है, इसका एमआर निकालना है, इसका एमआर निकालना है, इसका एमआर 166 आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले वाला ऑप्शन हमेशा चेक करना और आखिरी वाला चेक करना, ताकि टाइम बचे। तो 12 टाइम्स 4 48 प्लस 3, 3 हाइड्रोजन का, 16 टाइम्स 2 32, ऐड कर लें, 8 9 10 13, 166 तो नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं, ये C8, दैट्स 12 टाइम 8, तो 12 टाइम 8 इज 96 होता है। हाइड्रोजन, ये 5 है 6 है, क्या अल्लाह जानता है क्या है। 6 अज्यूम कर लो, 6 ऑक्सीजन 16 टाइम्स 4 64, तो 6 4 10 और 1 16 और 166 आ रहा है, बिल्कुल सही। डी, डी सही। ए बी और सी चेक कर लें, उसमें नहीं आएगा 166, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़े से क्वेश्चन मैं कराऊँ आपको यहाँ पे आज। अब आप लोगों को मैंने ये फाइल तो दी है वैसे भी, और मैं ये भी चाह रहा था कि दो चीज़ें मैं आपसे चाह रहा था। एक चीज़ ये कि आप मुझे सिलेबस में जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, चारों को, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, योर फियर, ठीक है, वो टॉपिक। तो उसके हम ज़्यादा क्वेश्चंस करके आपको वो सिखा देंगे। उसके बाद फिर हम P4 पे पहले जाना चाहते हैं, फिर P2 पे जाना चाहते हैं। तो क्लासेस क्योंकि मैं आजकल तो ऑनलाइन ही ले रहा हूँ, अगले हफ्ते में देखते हैं, क्योंकि मुझे बारिश का लग रहा था। तो मैं ये चाहूँगा कि हम रेगुलर क्लासेस ले लें, हफ्ते में 2 क्लासेस ना हो, ज़्यादा हो जाए। तो आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी बता दें कि आप लोग किस किस टाइम पे सब मिलके अवेलेबल हैं ऑनलाइन के लिए। और ऑन कैंपस जो हमारे डेज है मंडे वेंसडे, उसकी तो मुझे पता ही है, लेकिन अदर देन मंडे वेंसडे आप मुझे बता दो, तो मैं देख लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ। ठीक है बेटा, फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन आप करते रहें, जहाँ पे भी कोई भी मसला हो, पूछते रहें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।